नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने रीजनरेटिव एबिलिटी इन एनिमल किंगडम के विषय में चर्चा की थी। आज हम रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत रीजनरेशन ऑफ सैलामेंडर लिम्स के विषय में चर्चा करेंगे। द कंप्लीट प्रोसेस इन विच एनिमल कैन रिफॉर्म their damaged organs of the body is known as regeneration अर्थात पुनरुत्थान। सैलामेंडर एंड न्यूट के एडल्ट्स एंड लार्वल दोनों स्टेजेस में लिम्स के रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनमें लिम्स के रीजनरेशन के समय होने वाली घटनाओं अर्थात इवेंट्स को 3 स्टेजेस में विभक्त किया जा सकता है। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन, सेकंड हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन एंड थर्ड फिजियोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। नाउ फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन के दौरान आकार की ये घटनाएं। इस दौरान 3 मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। फर्स्ट इज प्री ब्लास्टिमा स्टेज और वी कैन से वुंड हीलिंग और क्लोजिंग ऑफ वुंड्स अर्थात प्रमुकुलन पूर्व अवस्था या घाव का बढ़ना या घाव का बंद होना। सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा और रीजनरेशन ऑफ बड अर्थात प्रमुकुलन का निर्माण या कलिका का पुनरुद्भवन। साइंटिस्ट चाकले है आदि के अनुसार ब्लास्टिमा के निर्माण में कनेक्टिव टिश्यूज की फिब्रोब्लास्ट सेल्स सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। थर्ड इज मॉर्फोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब्स अर्थात संरचना विकास या लिम्ब का निर्माण। ब्लास्टिमा के निर्माण के बाद कई दिनों तक इसकी कोशिकाएं डिफरेंशिएशन में पार्ट्स भाग लेती है। 20 दिनों में ब्लास्टिमा कॉनिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि 25 दिनों में ब्लास्टिमा की आकृति चपटे शंकु के समान हो जाती है। 30 से 35 दिनों में फर्स्ट फिंगर बड परिवर्तित होती है। इस प्रकार न्यूट के पूरे लिम्ब को काट कर हटा देने पर लगभग 75 दिनों में इसका पुनरुद्भवन हो जाता है। नाउ सेकेंड हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स अर्थात औतिकीय घटनाएं। इसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डी डिफरेंशिएशन अर्थात अविभेदीकरण, प्रोलिफरेशन अर्थात कोशिका विभाजन, रीडिफरेंशिएशन अर्थात पुनर्विभेदन। फर्स्ट इज डी डिफरेंशिएशन अर्थात अविभेदीकरण। घाव के एपिथेलियम लेयर के द्वारा घिरने के बाद शीघ्र ही आसपास के टिश्यूज फॉर एग्जाम्पल मसल्स, बोन एंड कार्टिलेज आदि में डी डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाता है। ये सभी टिश्यूज मीसेंकाइमल सेल्स में डेवलप हो जाते हैं। इस क्रिया को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। नाउ सेकंड प्रोलिफरेशन अर्थात प्रचुर उद्भव। जब ब्लास्टिमा एक निश्चित आकार को प्राप्त कर लेता है तब डी डिफरेंशिएशन की क्रिया रुक जाती है। घाव के आसपास के ब्लास्टिमा की सेल्स प्रोलिफरेशन में भाग लेती हैं। ये सेल्स माइटोसिस द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। इनके परिणाम स्वरूप ब्लास्टिमा का आकार बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट रीडिफरेंशिएशन अर्थात पुनः विभेदीकरण। ब्लास्टिमल सेल्स जो पहले डी डिफरेंशिएशन में भाग लेती हैं फिर से डी डिफरेंशिएशन क्रिया में प्रवेश करती हैं। इस क्रिया को
रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। रीडिफरेंशिएशन की क्रिया कॉनिकल स्टेज में प्रारंभ हो जाती हैं। रीडिफरेंशिएशन के लिए उत्प्रेरण लिम्ब में पहले से उपस्थित टिश्यू द्वारा प्राप्त होता है। नाउ थर्ड, फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस और इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन, अर्थात पुनरुद्भवन के दौरान कार्य किए प्रगति। इसे भी हम दो सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज destructive or catabolic phase and second is constructive or anabolic phase. First, early developmental stage अर्थात de-differentiation पीरियड के दौरान कैटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रारंभ होती हैं। इस दौरान कई फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रोटोलाइटिक एंजाइम की क्रिया में वृद्धि, फ्री एमिनो एसिड्स की मात्रा में वृद्धि, श्वसन में कमी, अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण लैक्टिक अम्ल का संग्रह होना, श्वसन एंजाइम जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का स्तर कम हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ऑक्सीजन की खपत कम होती है तथा पीएच कम हो जाता है। ये सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कैटाबॉलिक फेज के अंतर्गत अर्थात डिस्ट्रक्टिव फेज के अंतर्गत विघटनकारी क्रियाएं हैं। सेकंड, निर्माणकारी क्रिया या उपचय प्रावस्था, कंस्ट्रक्टिव और एनाबॉलिक फेज। इस फेज में कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन की क्रिया में वृद्धि होना, सामान्य पीएच फिर से प्राप्त करना, श्वसन में वृद्धि, लैक्टिक अम्ल की मात्रा में कमी होना, आरएनए की मात्रा में कमी होना तथा न्यूक्लियोलस के साइज में वृद्धि होना। इस प्रकार सैलामेंडर के लिम्ब का रीजनरेशन 3 मुख्य इवेंट्स के दौरान संपन्न होता है: मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन को प्रभावित करने वाले कारक। रीजनरेशन प्रोसेस अनेक बाहरी व भीतरी फैक्टर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं: टेम्परेचर, फूड, ऑक्सीजन, एक्सरे, इलेक्ट्रिक करंट एंड नर्वस कंट्रोल। फर्स्ट, टेम्परेचर एक मुख्य फैक्टर है जो रीजनरेशन को नियंत्रित करता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो रीजनरेशन क्रिया होती ही नहीं या बहुत धीरे धीरे होती। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन एरिया में 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर रीजनरेशन नहीं होता है, जबकि यह 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर बहुत तीव्र गति से होता है तथा 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर घातक प्रभाव डालता है। भोजन के विषय में बात करें तो भोजन रीजनरेशन की क्रिया को प्रभावित नहीं करता। भूखे रखे गए एनिमल में भी रीजनरेशन की क्षमता देखी गई है। आवश्यक भोजन प्राप्त होने की अवस्था में रीजनरेशन की क्रिया त्वरित गति से होती है। नाउ ऑक्सीजन रीजनरेशन को उत्प्रेरित करता है अर्थात एक्टिवेट करता है। ऑक्सीजन की मात्रा रीजनरेशन की दर को नियंत्रित करती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोइड कॉलोनीज की लंबाई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ वृद्धि होती है। एक्सरेज सेल्स में माइटोसिस को इनहिबिट करता है। यदि रीजनरेशन के समय ब्लास्टिमा पर एक्स रेज डाली जाए तो मल्टीप्लिकेशन की क्रिया नहीं होती और ब्लास्टिमल सेल्स डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेती। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, कम क्षमता की विद्युत धारा व विद्युत क्षेत्र रीजनरेशन व वुंड्स
फीलिंग को उत्प्रेरित करते हैं। बेकर के अनुसार इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड रीजनरेशन दोनों ही एनिमल्स का प्रमुख लक्षण है। नाउ नर्वस कंट्रोल। नर्वस सिस्टम रीजनरेशन की क्रिया में प्रभावी योगदान करता है। एक्सपेरिमेंट द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि न्यूट अर्थात सैलामेंडर्स के लिम्ब में रीजनरेशन में अर्ली स्टेज में नर्वस सिस्टम महत्वपूर्ण योगदान करता है, जबकि तंत्रिका उपस्थित हो तो विकसित भाग रीजनरेशन में जाकर पूर्ण लिम्ब का निर्माण करता है। नर्व को डिफरेंशिएट स्टेज में नष्ट किया जाए तो रीजनरेशन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। धन्यवाद।